हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी हेल्दी होंगे और सेफ होंगे। अपनी आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 5 सोशल साइंस का चैप्टर 1। तो आप सभी अपने सोशल साइंस की बुक्स अपने साथ रखिए ताकि आप भी मेरे साथ अपने चैप्टर की रीडिंग कर सकें और चैप्टर की एक्सप्लेनेशन को अच्छी तरह समझ सकें। चैप्टर 1, ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। चैप्टर का नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो यानी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ग्लोब के बारे में, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, ये सब भी हम इस चैप्टर में समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप सभी अपने बुक ओपन कर लीजिए और चैप्टर 1 ओपन कर लीजिए ताकि आप भी मेरे साथ अपने चैप्टर की रीडिंग कर सकें और एक्सप्लेनेशन को अच्छी तरह समझ सकें। ठीक है। अर्थ इज़ अ स्फेरिकल हेवनली बॉडी वेयर लाइफ एग्जिस्ट। अर्थ जो है एक ऐसी बॉडी है, मतलब एक ऐसी बॉडी है जिसका शेप क्या है, स्फेरिकल यानी कि गोलाकार। जैसे बॉल होती है हमारे पास, वैसे अर्थ भी है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। हम सभी ने पढ़ा है पिछली क्लासेस में भी कि अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। टोटल 8 प्लैनेट्स में से बाकी और किसी प्लैनेट पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, यानी वहाँ पर कोई नहीं रह सकता। लेकिन अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। और अर्थ की शेप हमें कैसी बताई गई, स्फेरिकल यानी गोल। इट हैज़ बोथ लैंड मासेस एंड वाटर मासेस ऑन इट सरफेस। अर्थ की सरफेस पे आपको दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी, लैंड भी और वाटर भी। यानी कि कुछ एरिया हमारी पूरी अर्थ पर लैंड है, ज़मीन है, और बहुत सारा एरिया हमारी अर्थ पर वाटर का है जहाँ ओशियन है और सी हैं। ठीक है। More than 70% of the Earth's surface is covered with water and the remaining is land. पूरी अर्थ का 70% से ज़्यादा पार्ट जो है वो वाटर से भरा हुआ है। यानी कि 70% अर्थ सरफेस पे सिर्फ वाटर है और बाकी जो 30% है वो है उनमें लैंड में है। लैंड में भी डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कहीं पर माउंटेन्स है, कहीं पर प्लेन्स है, कहीं पर कोस्टल एरियाज़ हैं। तो ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड से बाकी 30% एरिया कवर्ड है। The earth was believed to be flat for many years, whereas it is actually spherical in shape. पहले बहुत वर्षों तक ये समझा जाता रहा कि अर्थ की शेप कैसी होती है, फ्लैट, यानी अर्थ पूरी चपटी होती है। लेकिन अर्थ का जो एक्चुअल शेप बाद में जब पता लगाया गया तो वो कैसा था, स्फेरिकल यानी कि गोलाकार। एज़ प्रूव्ड बाय द एक्सप्लोरर्स एंड एस्ट्रोनॉमर्स। जितने हमारे एस्ट्रोनॉमर्स थे और जिन्होंने इसके बारे में स्टडी की, तो उन्होंने ये बताया कि अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है, अर्थ कैसी है, स्फेरिकल है। द फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम द स्पेसशिप शोज दैट आर अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। जो फोटोग्राफ्स ली गई जब आपको पता है बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो अब मून तक जा चुके हैं और स्पेस में जा चुके हैं, तो वहाँ से जब फोटोग्राफ्स ली गई अर्थ की तो अर्थ का शेप कैसा दिखाई दिया गया, वहाँ पे स्फेरिकल। द अबंडेंट प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन इट्स सरफेस मेक्स इट लुक लाइक अ ब्लू हेवनली बॉडी, एज सच आर अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्लू प्लैनेट। अब जब वहाँ से फ़ोटो ली गई अर्थ की तो ऐसा देखा गया कि बहुत सारा वाटर होने की वजह से अर्थ की फ़ोटोग्राफ कैसे दिखाई दे रही थी, ब्लू। तो बहुत सारा वाटर है, क्योंकि पूरे अर्थ का 70% तो वाटर ही है। तो इतना वाटर होने की वजह से जो है वो पूरी अर्थ कैसे दिखाई दे रही थी, ब्लू। इसलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर, हीट, एयर एंड वाटर अलाउज द लाइफ टू एग्जिस्ट हेयर। अब अर्थ के ऊपर ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से यहाँ लाइफ पॉसिबल है, यानी यहाँ हम रह पाते हैं, वो है यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ की हीट, एयर और वाटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे एयर की प्रेजेंट, और एयर में भी हमारे पास जो ऑक्सीजन है जिसकी वजह से हम रेस्पिरेशन कर पाते हैं, ब्रीदिंग कर पाते हैं, सांस ले पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मिलकर अर्थ के ऊपर लाइफ को पॉसिबल बनाती है। अगर ये सारी चीज़ों में से कोई भी चीज़ नहीं होगी अर्थ पे तो हम अर्थ पे भी रह नहीं पाएंगे और अर्थ पे भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। इट इज़ होम टू ऑल लिविंग बींग्स। इट इज़ ऑल्सो सराउंडेड बाय एन एनवेलप ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। ठीक है। ये जो अर्थ है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक तरह से घर है और इसके ऊपर पूरा एक इन्वायरमेंट बना हुआ है, इसके ऊपर एक एनवेलप सा बना हुआ है हवा का, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम सांस लेते हैं हवा में। तो पूरी अर्थ के ऊपर एक एनवेलप बोलते हैं किसी लिफाफे की तरह, किसी चीज़ को कवर करना। तो उस एयर ने अपने पूरी अर्थ को कवर किया हुआ है और उस कवर को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। ठीक है।
वी कैन नॉट सी द होल अर्थ एट वन टाइम, हम पूरी अर्थ को एक बार में नहीं देख सकते क्योंकि अर्थ का जो साइज़ है वो बहुत ही वास्ट है, बहुत बड़ा है। बट वी कैन नो अबाउट इट विद द हेल्प ऑफ अ मॉडल, लेकिन हमने अर्थ की स्टडी करने के लिए, अर्थ को समझने के लिए अर्थ के स्मॉल मॉडल्स बनाए हुए हैं, छोटे छोटे मॉडल बनाए हुए हैं जिसकी हेल्प से हम अर्थ की स्टडी कर सकें, क्योंकि पूरी अर्थ को एक बार देखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अ ग्लोब इज़ अ स्मॉल बॉल लाइक मॉडल ऑफ अर्थ, तो इस मॉडल को क्या नाम दिया गया है? ग्लोब। आपने अपनी पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है। ग्लोब क्या होता है? एक स्मॉल मॉडल होता है अर्थ का। इट शोज़ द करेक्ट शेप, साइज एंड लोकेशन ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, ओशियन, सीज, रिवर्स एंड ऑल द अदर फीचर्स प्रेजेंट ऑन इट सरफेस। और ये छोटे से मॉडल पे हमने पूरी अर्थ पे जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट हैं उन सारी चीज़ों को दर्शाया गया है इस मॉडल के ऊपर, ग्लोब के ऊपर। हमें इससे उसका साइज़ का पता लग जाता है, हमें उससे उसके शेप का पता लग जाता है, और हमें ये पता लग जाता है कि अर्थ के किस पार्ट में कॉन्टिनेंट है, कहाँ पर महासागर हैं, कहाँ महाद्वीप हैं, कहाँ कौन से देश हैं, कहाँ पे समुद्र है, कहाँ पर नदियाँ हैं। तो ये सारी फीचर्स जो हैं वो हमें ग्लोब पर देखने को मिल जाते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं अर्थ की सरफेस को स्टडी करने में। ठीक है, आपको यहाँ पर दो फोटोग्राफ दिखाए हुए हैं, एक अर्थ का दिखाया हुआ है और एक ग्लोब का दिखाया हुआ है ना। तो अर्थ देखिए पूरी वास्ट कितनी बड़ी और ब्लू हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि इसका 70% पार्ट जो है किससे कवर्ड है? वाटर से, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट। और यहाँ पर आपको ग्लोब का एक पार्ट दिखाया हुआ है। ठीक है, सरफेस ऑफ द अर्थ। अब अर्थ की सरफेस कैसी होती है? एज वी ऑल नो, मोर देन 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा कि अर्थ की टोटल सरफेस में से उसका 70% वाटर किससे कवर है? उसका 70% पार्ट जो है वो किससे कवर्ड है? वाटर से। द रिमेनिंग लैंड मासेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स एंड द लार्ज वाटर बॉडीज सो प्रेजेंट आर कॉल्ड ओशियंस। तो इनमें से जो लैंड वाला पार्ट है उन्हें बोला जाता है महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट्स, और जो वाटर वाला पार्ट है उन्हें हम बोलते हैं ओशियंस। द लैंड मासेस हैव वेरीड लैंड फीचर्स। और जो लैंड मासेस मैंने आपको बताया, जो लैंड वाला एरिया उसमें अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेट्यूज़ हैं, कहीं हिल्स हैं, कहीं प्लेन्स, रिवर्स एंड डेजर्ट। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड मासेस आपको देखने को मिलेंगे। लैंड एंड वाटर बॉडीज़ ऑन अ ग्लोब आर शोन इन डिफरेंट कलर्स। ग्लोब के ऊपर लैंड को और वाटर बॉडीज़ को अलग अलग कलर्स में दिखाया जाता है, ताकि आपको कलर देख के उस चीज़ का अंदाज़ा मिल सके कि हमें कहाँ पर लैंड को शो किया जा रहा है और कहाँ पे वाटर बॉडीज़ को शो किया जा रहा है। द कंट्रीज़ आर शोन इन डिफरेंट कलर सो दैट दे कैन बी लोकेटेड ईजिली एंड द वाटर बॉडीज़ आर शोन इन ब्लू कलर। अलग कंट्रीज़ को अलग अलग कलर से शो किया जाता है ताकि आप उन्हें ईजीली लोकेट कर सकें, और वाटर बॉडीज़ को किस कलर से शो किया जाता है? ब्लू कलर से। जब हम भी ड्राइंग बनाते हैं किसी चीज़ की और हमें वाटर दिखाना होता है तो हम कौन सा कलर यूज़ करते हैं? ब्लू। तो ऐसे ही ग्लोब के ऊपर भी वाटर को शो करने के लिए कौन सा कलर यूज़ किया जाता है? ब्लू। द स्मॉलर वाटर बॉडीज़ इन एंड अराउंड द कॉन्टिनेंट्स आर कॉल्ड सीज, बेस, गल्फ्स, रिवर्स, लेक्स एक्सेट्रा। जो छोटी ओशियंस के अलावा जो छोटे वाटर बॉडीज़ हैं कॉन्टिनेंट्स यानी अपने महाद्वीपों के आसपास, उन्हें सीज बोल सकते हैं आप, बेस यानी खाड़ियाँ, रिवर्स, लेक्स, ये सारी चीज़ें हम उनको डिफरेंट नेम से उन डिफरेंट वाटर बॉडीज़ को उनका हम नेम लेते हैं। ठीक है, तो ओशन के अलावा जितने वाटर बॉडीज़ हैं उनका डिफरेंट टाइप का नेम दिया गया है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आपको एक बॉक्स बना कर दिया हुआ है जिसमें आपको कॉन्टिनेंट्स बताए हैं और ओशियंस बताए हैं। तो हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? टोटल 7। हमने पहले भी पढ़ा है ये अपनी जीके की बुक्स में। हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं यानी 7 महाद्वीप हैं। एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड यूरोप। ठीक है, और ओशियंस हैं टोटल 5। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन एंड अंटार्कटिक ओशन। ये 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 ओशंस के नाम आप सभी को याद करने हैं। ठीक है, द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज़ एशिया। सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है एशिया, और एशिया महाद्वीप में ही हमारी कंट्री भी है यानी इंडिया भी है। वो किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है? एशिया का। और स्मॉलेस्ट जो इसमें सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है वो है ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट विच हैज़ नो ह्यूमन पॉपुलेशन। अंटार्कटिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर कोई
इंसान नहीं रहते, मतलब वहाँ ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है, क्योंकि इसका जो 90% पार्ट है वो किससे कवर्ड रहता है, आइस से पूरे साल। अब पूरे साल वहाँ आइस रहेगी तो वहाँ पर किसी तरह की वेजिटेशन भी नहीं होगी, आप वहाँ पे फार्मिंग भी नहीं कर सकते, तो आप वहाँ पर खाओगे कैसे, या वहाँ की लिविंग कंडीशन इतनी हार्श है कि वहाँ पे ह्यूमन बींग्स के एग्जिस्टेंस नहीं हो पाती पॉसिबल। तो इसलिए अंटार्कटिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन नहीं प्रेजेंट है। अमंग द ओशियंस पैसिफिक इज द लार्जेस्ट, ओशियंस में से सबसे बड़ा कौन सा है, पैसिफिक। जैसे कॉन्टिनेंट्स में सबसे बड़ा एशिया है, वैसे ओशियंस में सबसे बड़ा है पैसिफिक। और सबसे एंड अटलांटिक इज़ द बिजिएस्ट ओशन, और सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट यानी कि जो यूज़ किया जाता है वाटर पाथ्स के लिए, वो कौन सा है, अटलांटिक। मतलब वहाँ से आना जाना बिटवीन द कंट्रीज़ होता रहता है, इसलिए वो बिजिएस्ट एक तरह से ओशियन है। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री टू हैव एन ओशियन नेम्ड आफ्टर इट्स नेम। सिर्फ इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके नाम पर किसी ओशियन का नाम रखा गया है। देख रहे हैं आप, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर जिसको हम बोलते हैं। तो इंडियन ओशियन जो है वो किस कंट्री के नेम के ऊपर रखा गया है, इंडिया के। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके नाम पर एक ओशियन भी है, और किसी कंट्री के नाम से रिलेटेड आपको कोई ओशियन नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है द ग्लोब। ग्लोब यानी हमारा जो स्मॉल मॉडल बनाया था हमने अर्थ का, वो पढ़ना है हमें। अर्थ इज़ अ लार्ज प्लैनेट विद मैनी फिजिकल फीचर्स। अर्थ जो एक बहुत बड़ा प्लैनेट है और इसमें बहुत सारे फिजिकल फीचर्स आपको मिलेंगे। फिजिकल फीचर्स मतलब लैंड टाइप्स आपको अलग अलग मिलेंगी, वाटर बॉडीज़ आपको डिफरेंट टाइप के मिलेंगे। तो ये फिजिकल फीचर्स हैं अर्थ के, जिन्हें हम देखते हैं। टू स्टडी द अर्थ, अर्थ को स्टडी करने के लिए अ मॉडल ऑफ द अर्थ शोइंग ऑल द कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, oceans, seas, rivers, mountains, hills, etc. in their correct position and shape is made। तो अर्थ इतनी बड़ी है, हमने पढ़ा, हम उसको तो स्टडी कर नहीं सकते एज इट इज़, तो इसलिए हमने उसका एक छोटा मॉडल बनाया है, और उस मॉडल पे हमने अर्थ पे प्रेजेंट सारी चीज़ें शो की हैं, जैसे कि कॉन्टिनेंट सभी महाद्वीप, कंट्रीज़ सभी देश, ओशियंस सारे महासागर, सीज सभी समुद्र, रिवर्स यानी नदियाँ, माउंटेन्स पहाड़, हिल्स चोटियाँ, ये सारी चीज़ें हमने जो हैं वो दर्शाई हैं अपने ग्लोब के ऊपर, जो भी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है वो सब। इन दियर करेक्ट पोजीशन एंड शेप इज़ मेड, उनकी करेक्ट पोजीशन और शेप के साथ हम ग्लोब के ऊपर दर्शाते हैं ताकि हम अर्थ की स्टडी को कर सकें। इट गिव्स एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस का एक सही पिक्चर हमें ग्लोब के थ्रू मिल जाता है। द ग्लोब हैज़ टू एंड पॉइंट्स, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। आपको ग्लोब पे दो एंड पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे, जहाँ से ये ब्लैक कलर का जो स्टैंड है वो रन हो रहा है टॉप से लेके बॉटम तक। तो ये जो है ये दो पोल्स होते हैं, ठीक है, इन्हें बोला जाता है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। व्हेन वी से, आपको दो पोल्स इसमें दिख रहे होंगे, जैसे कि एक ये जो है अपना नॉर्थ पोल एंड ये यहाँ पर है साउथ पोल, ठीक है। तो ये जो दो एंड्स हैं ग्लोब के, इन्हें बोला जाता है पोल्स ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है। व्हेन वी से अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप, इट मीन्स अर्थ इज़ राउंड इन शेप। जब हम कहते हैं अर्थ जो है स्फेरिकल है शेप में, इसका मतलब अर्थ का शेप कैसा है, राउंड, गोल। में अर्थ इज़ राउंड इन शेप एंड स्लाइटली फ्लैटन एट द बॉटम एंड द टॉप। और इतना बड़ा सरफेस होने की वजह से वो गोल सरफेस भी टॉप पर कैसा दिखता है, थोड़ा सा फ्लैट दिखता है वो, क्योंकि अर्थ का साइज़ बहुत बड़ा है। द नॉर्थ पोल इज़ एट द टॉप एंड द साउथ पोल इज़ एट द बॉटम। मैंने आपको बताया टॉप वाला जो है वो है नॉर्थ पोल और नीचे जो है वो है साउथ पोल। इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल इज़ कॉल्ड द एक्सेस ऑफ द अर्थ। अगर आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करो पूरे ग्लोब पर, तो उस लाइन को बोला जाएगा एक्सेस ऑफ द अर्थ। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सेस एंड इट दिस कॉजेज डे एंड नाइट। और इस एक्सिस के अराउंड ही अर्थ जो है वो रोटेट करती रहती है, यानी घूमती रहती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, डे एंड नाइट। क्योंकि आपको पता है अर्थ जो है वो क्या करती है, सन के चारों तरफ घूमती है। तो जब अर्थ घूमती है तो उसका पहले एक पार्ट सन के आगे होता है, जो पार्ट सन के आगे होता है अर्थ के उस हिस्से में क्या होता है, दिन होता है, डे होता है। और जब वो रोटेट करता है, एक चक्कर पूरा कंप्लीट करता है एक दिन में, तो उसका जो पीछे वाला पार्ट था, अब वो पार्ट सन के सामने आ जाता है और वहाँ पर डे हो जाता है, और उस पहले वाले पार्ट में क्या हो जाती है, नाइट। तो जो अर्थ रोटेट करती है, घूमती है, और ये
उसकी पोजीशन चेंज होने की वजह से डे एंड नाइट कॉज होते हैं। ऑल्सो हाफ वे बिटवीन द टू पोल्स देयर इज़ ऑल्सो अनदर इमेजिनरी लाइन कॉल्ड द इक्वेटर। और ग्लोब के बीचों बीच अगर हम उसको दो हाफ्स में कट करने की कोशिश करें तो वहाँ पर, अगर हम इसको दो पार्ट्स में कट करने की कोशिश करें, यानी कि यहाँ से सेंटर से दो पार्ट में कट करने की कोशिश करें, तो ये जो लाइन सेंटर से रन होगी इसको बोला जाता है इक्वेटर। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स, और इसकी वजह से अर्थ जो है दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जो नॉर्थ पोल के पास वाला पार्ट है इसको बोला जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और जो ये साउथ पोल वाले के पास है इसको हम बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक आ गया इक्वेटर, और उस इक्वेटर ने क्या करा, ग्लोब को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नॉर्थ पोल वाली जो साइड है उस वाले पार्ट को हमने बोला नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और साउथ पोल वाली साइड जो पार्ट है उसको हमने बोला सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट टॉपिक है लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, ठीक है, हमने ये पढ़ना है। अब जैसे हमने चैप्टर के जो नेम था उसमें हमने पढ़ा था ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, तो ग्लोब के बारे में हमने समझा ग्लोब क्या होता है। अब एक अगला टॉपिक है हमारा लैटिट्यूड्स, तो चलो हम उसे समझते हैं। इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स। अभी हमने समझा कि पूरी अर्थ यानी अर्थ को दो इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड करना तो आपको उसके सेंटर से एक लाइन खींचनी पड़ेगी जिसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर। व्हेन यू ऑब्जर्व द ग्लोब केयरफुली वी सी अ नंबर ऑफ लाइन्स रनिंग पैरेलल टू इक्वेटर। जब हम ग्लोब को केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि इक्वेटर के साथ साथ और भी बहुत सारी ऐसे पैरेलल लाइंस जो है वो ड्रॉ की जा सकती हैं। ठीक है, अगर ये हमारी इक्वेटर थी, इसके साथ साथ अगर हम ऐसे पैरेलल लाइंस अर्थ के ऊपर ड्रॉ कर दें नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी और साउदर्न हेमिस्फेयर में भी, तो इन लाइंस को बोला जाता है लैटिट्यूड्स। ठीक है, दीज लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल्स और लैटिट्यूड्स। इन लाइन्स को पैरेलल या लैटिट्यूड बोला जाता है। दे आर नंबर्ड फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, द इक्वेटर बीइंग एट 0 डिग्री। इन लाइन्स को फिर हम नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग इनकी की जा सकती है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। तो जो सेंटर वाली लाइन है यानी जो हमारा इक्वेटर होता है वो होता है 0 डिग्री। ठीक है, ये हमारा इक्वेटर था, ये होगा 0 डिग्री, और बाकी जो लाइंस है फिर हम उनको डिग्री वाइज यानी कि उनके एंगल वाइज हम उनकी नंबरिंग करते हैं 90 डिग्री तक। इक्वेटर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लॉन्गेस्ट पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड। इनमें से जो इक्वेटर होती है वो सबसे लंबी लैटिट्यूड होती है क्योंकि वो सेंटर से रन करती है। हम देखते हैं हमारी जो बॉल होती है वो सबसे ज़्यादा मोटी कहाँ से होती है, सेंटर से होती है। तो अगर आप उसके सेंटर पे लाइन खींचोगे तो वो सबसे लंबी लाइन होगी। तो इक्वेटर क्या है, वो सेंटर की लाइन है क्योंकि वो अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करिए, इसलिए इक्वेटर जो होती है वो सबसे लंबी लैटिट्यूड होती है। इफ़ वी मूव नॉर्थ वर्ड फ्रॉम द इक्वेटर वी फाइंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एट 23.5 डिग्री नॉर्थ, द आर्कटिक सर्कल एट 62.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 degree north and north pole at 90 degree. And if we move southward from the equator we will find tropic of Capricorn at 23.5 degrees south, the Antarctic circle at 66.5 degrees south and the south pole at 90 degree south. The latitudes run from east to west on the globe. लैटिट्यूड्स जो डायरेक्शन होता है वो कहाँ से कहाँ रन करते हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। अगर आप नॉर्थ की साइड बढ़ते हैं तो अलग अलग एंगल्स पे आपको, जैसे 23.5 पे आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलेगी, 63.5 पे आपको आर्कटिक सर्कल मिलेगा, और 90 डिग्री तो अपना नॉर्थ पोल पे पहुंच जाएंगे हम। ठीक है, ऊपर की ओर बढ़ते हुए। और ऐसे ही जब हम साउथ की तरफ आएंगे तो वहाँ पे 23.5 पे आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मिलेगा, 66.5 पे आपको अंटार्कटिक सर्कल मिलेगा, और 90 डिग्री पर यहाँ पे आप पहुँच जाएंगे साउथ पोल्स पर। ठीक, और ये रन कहाँ से कहाँ करती है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, अब इनके फीचर्स क्या होते हैं, देखो आपको इस वाले जो वो है डायग्राम, इसमें आपको दिखाया भी हुआ है। ये आपकी सेंटर से जा रही है, ये आपकी सेंटर से जा रही है इक्वेटर। उसके बाद इसमें अलग अलग आपको दिखाए हुए हैं,
एक दिखाया हुआ है आपको 23.5 पे, फिर आपको 66.5 पे, और फिर आपका 90 डिग्री पे आप आ जाते हैं नॉर्थ पोल। वैसे यहाँ पे 23.5 पे टॉप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 66.5 पर आपको मिलेगा अंटार्कटिक सर्कल, और 90 डिग्री वाला हो जाएगा अपना साउथ पोल। ठीक है, अब इनके फीचर्स क्या होते हैं। द लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, इक्वेटर बीइंग द लॉन्गेस्ट, एंड दे बिकम स्मॉलर एज दे मूव टूवर्ड्स द पोल। जो ये लैटिट्यूड्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल रन करते हैं। पैरेलल रन करना मतलब जो सीधे सीधे चलते हैं और आपस में कभी एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। ठीक है, और यहाँ जो इक्वेटर है अभी हमने पढ़ा वो सबसे लंबा लैटिट्यूड होता है, और जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके लैटिट्यूड की जो लाइंस हैं वो कैसी होती जा रही हैं, देखो छोटी होती जा रही हैं। ठीक है, तो सबसे लंबी जो है वो इक्वेटर है, और जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल की तरफ बढ़े या साउथ पोल की तरफ बढ़े, हमारे जो लैटिट्यूड्स हैं उनकी लेंथ कैसी होती जाएगी, स्मॉल होती जाएगी। ऑल द लैटिट्यूड्स अदर देन इक्वेटर डू नॉट डिवाइड अर्थ इंटू टू इक्वल पार्ट। सिर्फ इक्वेटर ऐसा लैटिट्यूड है जो कि अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, कोई और लैटिट्यूड ऐसा काम नहीं करता। ऑल द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दे नेवर मीट एट ऑल्सो एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। जितने भी लैटिट्यूड्स होते हैं वो कभी भी आपस में टकराते नहीं। मैंने आपको बताया पैरेलल लाइंस का मतलब ये होता है जो आपस में कभी ना इंटरसेक्ट कर पाए, यानी आपस में कभी टकराए ना। तो जितने भी लैटिट्यूड्स हैं वो कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते, और वो इक्वल दूरी पर एक दूसरे से प्रेजेंट होते हैं। ऑल लैटिट्यूड्स आर कंप्लीट सर्कल एक्सेप्ट द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। सारे लैटिट्यूड्स कंप्लीट सर्कल हैं, क्योंकि बॉल जैसी अर्थ आप उसके पूरे चारों तरफ एक गोला बनाओगे तो वो पूरे सर्कल बन जाएंगे, लेकिन जो पोल्स पर जब आप पहुंचोगे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे, तो वहाँ पर वो पूरे सर्कल्स नहीं होते हैं। ठीक है, विच आर द 2 पॉइंट्स ऑन द टिल्टेड एक्सिस ऑफ द अर्थ। ये सिर्फ जब नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे पहुँचो तो ये यहाँ पर सिर्फ क्या रह जाते हैं, 2 डॉट्स जैसे रह जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर कंप्लीट सर्कल्स नहीं होते हैं। देयर आर 181 लैटिट्यूड्स इन ऑल। टोटल होते हैं 181 लैटिट्यूड्स। ठीक है, जिसमें 0 to 90 होते हैं ऊपर और 0 to 90 होते हैं नीचे। 90 वो और सेंटर वाली एक इक्वेटर हो जाती है। ठीक है, 0 डिग्री। लैटिट्यूड्स आर मार्क्ड इन डिग्री एंड मिनट्स वेयर 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो लैटिट्यूड्स को हम डिग्री या मिनट्स में डिनोट कर सकते हैं, जहाँ 60 मिनट का मतलब होता है 1 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लॉन्गिट्यूड्स। तो आपने लैटिट्यूड्स को समझा कैसे वो अर्थ के बीचों बीच जाते हैं इक्वेटर, और इक्वेटर के पैरेलल्स हम बनाते हैं लॉन्गिट्यूड्स। अब आते हैं हम लैटिट्यूड्स, और अब हम आते हैं लॉन्गिट्यूड्स पर। ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। When we observe the globe carefully, we see latitudes. We also see semicircle running from north pole to south pole. अब हमने लैटिट्यूड से समझ लिया कि वो ऐसे गए सेंटर से इक्वेटर, और फिर उसके बाद पैरेलल लाइंस हमने बनाई। अब लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा था यहाँ होता है नॉर्थ पोल और यहाँ होता है अपना साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जो लाइंस कनेक्ट करेंगी हम उनको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स। वो होते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ऐसे अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स जो है ड्रॉ करे जाते हैं ग्लोब के ऊपर। ठीक है, दीज लाइंस आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स और नैंचेंस, विच मीन्स मिड डे इन लैटिन। ठीक है, इन लाइंस को लॉन्गिट्यूड्स एंड नैंचेन बोला जाता है, और अगर हम लैटिन लैंग्वेज में इसका मतलब देखें तो होता है मिड डे, यानी कि दिन का मिड पार्ट, यानी बीच का पार्ट। द लॉन्गिट्यूड्स आर और ऑफ इक्वल लेंथ्स। अब जैसे हमने पढ़ा लैटिट्यूड जो होते हैं वो सेंटर वाला सबसे बड़ा है इक्वेटर, और उसके बाद जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं वो छोटे होते जाते हैं। लेकिन ये जो लॉन्गिट्यूड्स में ऐसा नहीं है, लॉन्गिट्यूड सारे एक ही लेंथ के होते हैं, और ये टोटल कितने होते हैं नंबर में, 360। लैटिट्यूड्स कितने थे टोटल नंबर में, 181, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स टोटल कितने हैं, 360। The central longitude that divides the earth into the eastern hemisphere and the western hemisphere is known as a prime meridian। जो सबसे सेंटर वाली लॉन्गिट्यूड होती है, जैसा कि आपको यहाँ पे बीच वाली जो दिख रही थी ब्लैक कलर से दिखाई गई थी, वो जो होती है ये जो अपनी सेंटर से जा रही है उसको हम बोलते हैं, ये जो हमारी सेंटर से जा रही है जो कि डिवाइड करती है 2 इक्वल हाफ्स में, ईस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, जो सेंटर से ब्लैक वाली आपको दिखाई दे रही होगी,
ये होती है हमारी प्राइम मेरिडियन, ठीक है। जैसे वहाँ सेंटर से जो रन कर रहा था लैटिट्यूड, वो कौन था, इक्वेटर। वैसे यहाँ जो सेंटर से रन करती हुई हमें दिखाई देती है सेंट्रल लॉन्गिट्यूड, जो डिवाइड करती है अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, उसको बोला जाता है प्राइम मेरिडियन। और इसको 0 डिग्री मेरिडियन भी बोला जाता है। जैसे वहाँ इक्वेटर को 0 डिग्री मार्क किया गया था, फिर उसके ऊपर 90 तक और नीचे 90 तक, वैसे यहाँ पर 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है और उसके बाद फिर 0 to 360 डिग्री तक बाकी सारे लॉन्गिट्यूड्स को मार्क किया जाता है, ठीक है। दिस मेरिडियन रन्स थ्रू द ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच इन लंडन इन द यूनाइटेड किंगडम एंड इट ऑल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन। अगर हम जियोग्राफिकली देखें तो ये कौन सी कंट्री से रन होती हुई दिखाई देती है, यूनाइटेड किंगडम के कौन से पार्ट से, लंदन के ग्रीनविच पार्ट से, तो इसीलिए इसको ग्रीनविच मेरिडियन भी बोला जाता है और इसे प्राइम मेरिडियन भी बोला जाता है। मेरिडियंस टू द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन आर प्राइम मेरिडियन आर कॉल्ड ईस्ट मेरिडियंस एंड आर नंबर फ्रॉम 1 डिग्री ईस्ट टू 179 डिग्री ईस्ट, एंड मेरिडियंस टू द वेस्ट आर कॉल्ड वेस्ट मेरिडियंस एंड आर नंबर फ्रॉम 1 डिग्री वेस्ट टू 179 डिग्री वेस्ट। जैसे लैटिट्यूड्स में ऊपर वाले जो पार्ट थे वो नॉर्थ था और नीचे वाला साउथ था, वैसे यहाँ पर अब ईस्ट और वेस्ट हो गया। तो प्राइम मेरिडियन के जो ईस्ट वाली साइड है उन्हें ईस्ट मेरिडियंस बोला जाता है और जो लेफ़्ट वाली साइड है यानी वेस्ट वाली साइड है उनको वेस्ट मेरिडियंस बोला जाता है। मेरिडियंस ऑफ 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट आर द सेम लाइन। 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट वाली जो मेरिडियंस होती हैं वो सेम लाइन हो जाती हैं। इट पासेस थ्रू द आइलैंड्स ऑफ पैसिफिक ओशन, और ये पैसिफिक ओशंस के आइलैंड से पास होती हुई हमें दिखाई देती हैं। इट इज़ कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन, इसे इंटरनेशनल डेट लाइन भी बोला जाता है। अ न्यू डेट बिगिंस व्हेन वी क्रॉस दिस मेरिडियन, जब हम इस मेरिडियन को क्रॉस कर देते हैं तो एक नई डेट जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये हैं लॉन्गिट्यूड्स जो कि कहाँ से कहाँ रन हो रहे हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, और ये अर्थ को डिवाइड करते हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट्स में, ठीक है। जो हमारी सबसे सेंट्रल वाली मेरिडियन है उसको हमने क्या नाम दिया, प्राइम मेरिडियन, और प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच से पास होती है इसलिए प्राइम मेरिडियन का दूसरा नाम ग्रीनविच मेरिडियन भी है। टोटल लॉन्गिट्यूड्स का नंबर कितना है, 360। ये सारी बातें आपको इस वाले पैराग्राफ में से याद रखनी है, ठीक है। अब फीचर्स क्या होते हैं लॉन्गिट्यूड्स के, कैसे और क्या बातें इन लॉन्गिट्यूड्स में हैं। ऑल द मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड मीट एट पोल्स, सारे मेरिडियंस इक्वल लेंथ के होते हैं और सभी पोल पे मिलते हैं, क्योंकि पोल्स से ही स्टार्ट होते हैं, एक पोल से दूसरे पोल तक जाते हैं, तो सभी जो हैं इक्वल लेंथ के होते हैं। जैसे हमने लैटिट्यूड्स में पढ़ा उसमें सब इक्वल लेंथ के नहीं है, सिर्फ इक्वेटर सबसे बड़ी है और फिर छोटी छोटी होती जाती हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स में ऐसा नहीं है, लॉन्गिट्यूड सारे एक लेंथ के होते हैं। लॉन्गिट्यूड्स क्रॉस द लैटिट्यूड्स आर राइट एंगल्स, लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स एक दूसरे को राइट एंगल पे क्रॉस करती हैं, यानी वो जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करती हैं वहाँ पे बनता है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। जैसे कि क्योंकि ग्लोब पे वो कर रही हैं ऐसे और यहाँ पे ये जा रहे हैं ऐसे, तो जहाँ पर ये लोग टकराते हैं वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये कहाँ पर क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, राइट एंगल्स पे। Meridians opposite to each other may form greater circle and can divide the earth into two equal halves. The distance between any two longitude decreases as one moves away from the equator towards the pole. The longitudes are marked in degree and minutes, and 60 minute is equal to 1 degree. जो मेरिडियंस एक दूसरे के ऑपोजिट रन करते हैं वो बड़े सर्कल्स बना सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में। डिस्टेंस जो होते हैं 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच में वो कम होता है पोल्स की तरफ और वो ज़्यादा होता है वो ज़्यादा होता है इक्वेटर की तरफ, ठीक है। ये आपको नेक्स्ट पेज पे जो आपकी इमेज है वहाँ दिखाई देगा। देखो यहाँ पर आपके, अगर हम इन दो की बात करें तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो यहाँ ज़्यादा है और यहाँ पर है कम, तो पोल्स की तरफ 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच की दूरी हो जाती है कम और इक्वेटर के पास उन दोनों लॉन्गिट्यूड्स की दूरी होती है थोड़ी सी ज़्यादा, तो ये भी लॉन्गिट्यूड्स का एक फ़ीचर है। और वही इनको भी हम किस में डिनोट करते हैं, डिग्री और मिनट्स में, जहाँ 60 मिनट्स इज़ इक्वल टू होता है 1 डिग्री के, ठीक है। तो ये थी लॉन्गिट्यूड्स की बात। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा ग्रिड। द लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल फॉर्मिंग स्क्वायर्स कॉल्ड ग्रिड्स। अब हमने पढ़ा अभी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स एक दूसरे को राइट एंगल पे यानी 90 डिग्री पे कट करते हैं, क्योंकि एक जो है हॉरिजॉन्टली रन कर रहे हैं और एक वर्टिकली बन रहे हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टली हमारे बन गए कौन, लैटिट्यूड्स और
वर्टिकली बन गए हैं हमारे कौन, लॉन्गिट्यूड। सो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं कितने पे, 90 डिग्री पे, ठीक है। तो जहाँ पर ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो एक जाल जैसा बन जाता है पूरी ग्लोब के ऊपर, इसलिए इसको ग्रिड बोला जाता है। द ग्रिड इज़ अ नेटवर्क ऑफ बोथ दीज लाइन्स, दोनों लाइन्स का एक नेटवर्क जब हम एक ही ग्लोब पे एक साथ ड्रॉ करेंगे तो आपको एक पूरा नेटवर्क जैसा दिखाई देगा और इसको ग्रिड्स बोला जाता है, जैसा कि आपको इमेज में भी दिखाई दे रहा है। दस द ग्रिड इज़ वेरी हेल्प यूजफुल टू लोकेट अ प्लेस ऑन अ ग्लोब और अ मैप। इस ग्रिड की हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी कंट्री की या किसी भी पार्ट की लोकेशन को आप इजीली ग्लोब पर ढूंढ सकते हो, ठीक है। ग्रिड आपको इसमें हेल्प करता है किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए, आप उस जगह की प्रॉपर लोकेशन ढूंढ सकते हो। फॉर दिस वी नीड टू नो द लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस। इसके लिए हमें उस जगह के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के डिग्री पता होने चाहिए, आप उससे फिर अपनी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं ग्लोब के ऊपर। द पॉइंट एट विच दे क्रॉस ईच अदर विल बी द लोकेशन ऑफ दैट प्लेस। जिस पॉइंट पर वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे वो उस प्लेस की लोकेशन होगी, यानी वो प्लेस उस अर्थ पे या ग्लोब पर वहाँ पर होगा, प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी नो दैट दिल्लीज लैटिट्यूड इज़ 28.30 डिग्री नॉर्थ एंड its longitude is 77.12 degree east, we can easily locate a point on the globe where these two lines intersect each other, ठीक है। अगर आपको इनके जैसे दिल्ली को अगर आपको लोकेट करना है और आपको उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता है तो आप इजीली ग्लोब पर उसको ढूंढ सकते हैं। दिस पॉइंट विल गिव अस द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ दिल्ली, और जहाँ पर ये दोनों लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको क्रॉस होते हुए दिखाई दें ग्लोब पे, आप समझ जाएंगे कि वहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन है दिल्ली की और दिल्ली जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, द ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम क्या होता है? द कंट्रीज टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन फेस द सन फर्स्ट। जो कंट्रीज़ प्राइम मेरिडियन के ईस्ट की साइड होती है वहाँ पहले सन आता है। ऐसा क्यों? हमें पता है जो सन है वो कहाँ से राइज होता है, ईस्ट से, तो जो कंट्रीज़ ईस्ट साइड पे होंगी वहाँ पे पहले सन दिखाई देगा। एज द अर्थ मूव्स, और जैसे जैसे अर्थ धीरे धीरे मूव करती है और रोटेट करती जाती है वैसे वैसे वेस्टर्न हेमिस्फेयर जो है वो आ जाता है कहाँ पर, सन के पास। जैसा मैंने आपको बताया इसी वजह से डे और नाइट होते हैं, एक बार एक पार्ट सन के आगे होता है और फिर जब अर्थ घूम जाती है तो दूसरा पार्ट सन के आगे हो जाता है। एज सच जापान इज़ द ईस्टर्न मोस्ट कंट्री टू फेस द सन। तो जापान में सबसे पहले वो सबसे ईस्ट में है और सबसे पहले सन जो है वहीं पर आता है, एंड इसलिए उसको लैंड ऑफ राइजिंग सन भी बोला जाता है, मतलब सूर्योदय का देश। तो लैंड ऑफ राइजिंग सन अगर आपसे पूछा जाए किस कंट्री को बोला जाता है तो आप क्या बताएंगे? जापान। अमेरिका फेसेस द सन इन द एंड, तो सबसे लास्ट में कौन सन को फेस करता है? अमेरिका, ठीक है। द टाइम एट ग्रीनविच इज़ ऑब्जर्व्ड एज द मीन टाइम एंड दस नेम एज ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच पे जो टाइम है, क्योंकि हमने देखा था हमारी जो प्राइम मेरिडियन है वो ग्रीनविच से रन हो रही है, तो वहाँ के हिसाब से जो टाइम अगर हम लोकेट करते हैं उसको एस्टिमेट करते हैं तो उसको बोला जाता है ग्रीनविच मीन टाइम। लोकल टाइम ऑफ अदर कंट्रीज़ एंड प्लेसेस आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द GMT, और ग्रीनविच मीन टाइम के हिसाब से बाकी कंट्रीज़ फिर अपने टाइम को एडजस्ट कर लेती हैं। फिर आता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। एवरी कंट्री चूजेज अ लॉन्गिट्यूड एंड पासिस थ्रू इट्स सेंटर एंड एट द टाइम दैट लॉन्गिट्यूड इज टेकन एट द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ दैट कंट्री। हर कंट्री में जहाँ से लॉन्गिट्यूड जो पास होती है उसके सेंटर से, तो उसको स्टैंडर्ड लिया जाता है और उसके हिसाब से उस कंट्री का टाइम जो है वो लोग कैलकुलेट करते हैं। इंडिया में जो लॉन्गिट्यूड है वो कहाँ से पास होती है? इलाहाबाद से, विच इज़ 82.5 डिग्री ईस्ट। तो उसको यूज़ किया जाता है टाइम को, स्टैंडर्ड टाइम को कैलकुलेट करने के लिए, और जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे पहले चलता है, ठीक है। एज सच दिस टाइम इज़ नोन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसलिए हम इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। हमारा टाइम ग्रीनविच मीन टाइम से जो है वो 5.5 आवर्स अहेड है, उनसे आगे होता है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर थोड़ा लेंदी है इसलिए वीडियो भी बहुत लेंदी होगी, लेकिन आप चैप्टर को अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपको लगता है बहुत लंबा वीडियो जा रहा है तो आप इसको हाफ करके देखिए, लेकिन वीडियो को एंड तक पूरा देखिए और पूरे चैप्टर को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इसमें बहुत सारी आपको जनरल नॉलेज की चीज़ें भी इस चैप्टर में मिल गई, तो ये सारी चीज़ें आपको 6th में भी आगे इम्पॉर्टेंट होगी और वहाँ इतनी डिटेल में शायद आपको ना समझाया जाए, तो अभी इस चीज़ को अच्छे से ग्रैब कर लो ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी क्वेश्चन आंसर्स और जो एक्सरसाइज है वो मैं ऑलरेडी आपको सेंड कर चुकी हूँ,
तो आप उसे अपनी कॉपियों में लिख लीजिएगा, ठीक है। ओके, और अगर अभी कोई प्रॉब्लम अगर आपको रह गई हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।